इस लेसन में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज सीखेंगे। हमने डायमेंशनल एनालिसिस सीखा है, राइट? उसका कुछ यूज होना चाहिए। तो इसका यूज क्या है? इसके 3 यूज हैं। पहला यूज, कन्वर्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अनदर। कन्वर्शन फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्शन फ्रॉम one set of unit to another। ये पहला यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, कन्वर्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ऐसा यूनिट वर्क का क्या है? जूल्स। सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग्स। सब हमें पता करना है 1 जूल बाय 1 अर्ग। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस से। सो वर्क का क्या डायमेंशन होता है? लॉजिकली सोचते हैं, पहले वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या है? L बाय टी, एल टी -1, राइट? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो उसका डायमेंशन होगा एल टी -2। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसका डायमेंशन होगा एम एल टी -2। वर्क, वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तब उसका डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी -2। सो जूल क्या है? एम एल स्क्वायर टी -2। कौन से यूनिट में? इन एसआई। और अर्ग क्या है? एम एल स्क्वायर टी -2 इन सीजीएस। दोनों का डायमेंशन हमने लिख दिया, राइट? एक एसआई में है, एक सीजीएस में है। डायमेंशन तो वर्क का है, सो वर्क का डायमेंशन लिख दिया। ये वर्क डन इन एसआई, ये वर्क डन इन सीजीएस, राइट? बेसिकली क्या है? वर्क डन इन एसआई डिवाइडेड बाय वर्क डन इन सीजीएस। ये होता है 1 जूल बाय 1 अर्ग। मास एसआई में इसका यूनिट क्या है? मास का यूनिट एसआई में मास है केजी, तो यहां पे केजी लिख देते हैं, राइट? लेंथ, लेंथ का यूनिट है मीटर, वो स्क्वायर हो रहा है। टाइम का यूनिट है सेकेंड, पावर है -2, राइट? सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट क्या है? ग्राम्स। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, वो स्क्वायर हो रहा है। टाइम का यूनिट सेकेंड, राइट? ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, राइट? दोनों सेकेंड है। केजी कितना ग्राम्स होता है? 1 केजी में कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम, सही है। उसको और अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हैं मोर सिविलाइज्ड वे में 10⁻³ ग्राम्स, राइट? 1 मीटर कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर, राइट? 10⁻² सेंटीमीटर। ये स्क्वायर हो रहा है, और नीचे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 10⁻³ इंटू 10⁻² स्क्वायर, ये होता है 10⁻7, राइट? देयरफॉर 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग्स। ये हमने फॉर्मूला या कन्वर्शन फैक्टर डिराइव कर लिया, इजी, राइट? सो ये एक यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, कन्वर्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अनदर। हमने वर्क को लिया, ऐसा यूनिट है जूल्स, सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। हमने कैलकुलेट किया 1 जूल बाय 1 अर्ग। जूल क्या है? वर्क डन इन एसआई। अर्ग क्या है? वर्क डन इन सीजीएस। वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी -2, सो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी -2 इन एसआई
डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर t माइनस 2 इन CGS। मास SI में है kg, लेंथ SI में मीटर, वो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे तो स्क्वायर लिखना जरूरी है। टाइम SI में सेकेंड, सो सेकेंड माइनस 2 पावर। CGS में मास है का यूनिट है ग्राम्स, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, वो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। टाइम का अगेन यूनिट है सेकेंड, उसका पावर माइनस 2, सेकेंड कैंसिल हो गया। केजी हो गया 10 टू द पावर 3 ग्राम्स, मीटर हो गया 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट के आ गया आंसर 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्थ्स। इस तरह से हम कन्वर्शन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फोर्स को देखते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट डाइन। सब ये कैलकुलेट करते हैं 1 न्यूटन बाय 1 डाइन, राइट। न्यूटन क्या है? फोर्स इन एसआई। डाइन क्या है? फोर्स इन सीजीएस। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, ये एसआई में, डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस 2 इन सीजीएस, राइट। मास का यूनिट एसआई में केजी, लेंथ का मीटर्स, टाइम का सेकेंड, इसका पावर है माइनस 2। मास सीजीएस में ग्राम्स, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड, ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, राइट। 1 केजी कितना ग्राम्स है? 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर है? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर बाय ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 10 टू द पावर 5। Therefore 1 Newton is 10 to the power 5 dynes। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं from one set of units to another, right? बहुत इजी है। सो पहला यूज डायमेंशनल एनालिसिस का है, कन्वर्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अब हम एक दूसरा यूज देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। ये डायमेंशनल एनालिसिस से हम इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है वो भी एनालाइज कर सकते हैं। सोचो इसका कितना फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में फॉर्मूला में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, ये करेक्ट है कि नहीं वो चेक कर सकते हो इस डायमेंशनल एनालिसिस से। कितना अच्छा यूज़ है टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। ये दूसरा यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। सिंपल पेंडुलम को देखते हैं। सिंपल पेंडुलम बहुत सिंपल है, राइट। ऐसा होता है सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे एक बॉब होता है और ये ऑसिलेट करता है, इसको बोलते हैं बॉब। बॉब द बिल्डर कॉमिक शो देखा है, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं, इसको बोलते हैं बॉब। यहाँ से यहाँ तक ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये ऑसिलेट करता है ऐसे टू एंड फ्रो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, राइट। इसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मतलब क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसके लिए एक फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट ओवर L/G। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। L है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कहाँ तक लेंथ देते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब तक, राइट। ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। G क्या है? G काफी जगह में पढ़े हो, राइट। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें चेक करना है ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है।
कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है उसके दोनों साइड के डायमेंशन सेम होंगे. एवरी करेक्ट इक्वेशन dimensions of left hand side must be same as dimensions of right hand side, right? अगर लेफ्ट हैंड का डायमेंशन लेंथ है, राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन लेंथ होना चाहिए, दोनों सेम होंगे. अगर इधर टाइम है उधर टाइम होना चाहिए, इधर L/T है उधर भी L/T है, राइट? दोनों साइड के डायमेंशंस एक होने चाहिए. ये इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है. अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है L/G है या G/L है, सो डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, राइट? सो पहले हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. डायमेंशंस ऑफ LHS. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक टाइम है बेचारा और कुछ नहीं है, राइट? सो इसका डायमेंशन होगा T. टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T. सो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया T. अब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में काफी कुछ है, राइट? एक तो 2π बैठा है, सो उसका डायमेंशन पहले लेना होगा. फिर एक स्क्वायर रूट साइन है, डायमेंशंस ऑफ L बाय डायमेंशन ऑफ G, राइट? 2π का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है? हमने पढ़ा ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है पाई, 2 भी एक दूसरा कांस्टेंट है. सो 2π का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस है, सो इसका डायमेंशन हो गए नहीं. अब बचा क्या, एक L. L का डायमेंशन होता है L. G है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, राइट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, LT-2, राइट? वेलोसिटी बाय टाइम LT-2. सो यहाँ पे LT-2 लिख सकते. L कैंसिल हो जाएगा, ये T-2 ऊपर जाएगा, राइट? उसका पावर प्लस हो जाएगा जब उसको ऊपर ले जाएंगे तब. सो इसको ऊपर ले जाते हैं, तब हो गया T स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ T स्क्वायर क्या हो गया, T. ये दोनों सेम है. डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, मतलब इक्वेशन करेक्ट है, राइट? हर करेक्ट इक्वेशंस का, हर करेक्ट इक्वेशन का डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगा. पर कोई भी इक्वेशन है जिसका डायमेंशन सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, वो इक्वेशन नेसेसरली करेक्ट होगा ऐसा नहीं है. करेक्ट इक्वेशन का सेम होगा, पर अगर डायमेंशन सेम है इसका मतलब नहीं कि इक्वेशन करेक्ट है. मैं एग्जांपल देता हूं. मैं लिखता हूं एक इक्वेशन, हाइट ऑफ बिल्डिंग. समझ लो ये बिल्डिंग का हाइट लिया हमने, ये इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून. ये इक्वेशन मैंने दिया. सो डायमेंशन इसको चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, वो एक लेंथ है, हाइट है, जो भी है L है. इसका डायमेंशन क्या है, वो भी L है, राइट? दोनों साइड का डायमेंशन सेम है. हम बोलेंगे बहुत अच्छा इक्वेशन है, पर अच्छा इक्वेशन है क्या, टोटल रबिश है, राइट? सो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है. अगर हमें इक्वेशन मालूम है, उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, हम डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं इक्वेशन करेक्ट है या नहीं. कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि करेक्ट इक्वेशन है. ऑल करेक्ट इक्वेशंस आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट. डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. बट ऑल डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशंस आर नॉट नेसेसरीली करेक्ट, राइट? ये हमें अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है. करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा. कोई भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन है. अब हम सीखेंगे तीसरा यूज ये डायमेंशनल एनालिसिस का, टू डिराइव द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन. कुछ इक्वेशंस हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सोचो, इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं.
कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। टू डिराइव द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, सिंपल पेंडुलम ही ले लेते हैं, राइट। अभी उसके बारे में सीखा था। सिंपल पेंडुलम सिंपल है, राइट। पूरा फिजिक्स सिंपल है। इसमें हम सीखते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है फिजिक्स डिफिकल्ट है तब वो गलत बोल रहा है, राइट। फिजिक्स सिंपल है। अगर फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है तो अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, राइट तरह से नहीं पढ़ रहे हो, या तुम्हें कोई राइट तरह से पढ़ा नहीं रहा है, राइट। फिजिक्स सिंपल है। ये स्ट्रिंग का लेंथ है L, ये ऑसिलेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम। एक ऑसिलेशन करने के लिए टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड, राइट। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आया, वापस आया, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, M ये बॉब का मास, लेंथ हम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब तक लेते हैं। ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है टाइम पीरियड का। सो कैसे डिराइव करेंगे? किसी नॉलेजेबल आदमी ने हमें बताया, समझ लो, कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, ये बॉब के मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी आदमी जो थोड़ा नॉलेजेबल है, कितना नॉलेजेबल हमें नहीं मालूम, उसने हमें बोला ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ अप टू सेंटर ऑफ मास, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमें इंफॉर्मेशन किसी ने दे दिया। अब हम ये इक्वेशन डिराइव करना है। ये फंक्शन नोटेशन है, राइट। मैथ्स में पढ़ोगे ये फंक्शन है। ये लिखा T इज अ फंक्शन ऑफ MLG, मतलब T डिपेंड्स ऑन MLG। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको हम इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर मास चेंज करेगा, हम सोच रहे T चेंज करेगा, अगर L चेंज करेगा तब T चेंज करेगा, अगर G चेंज करेगा तब T चेंज करेगा। ये हमारा आइडिया है। सही है कि गलत है नहीं मालूम, पर ऐसा आइडिया है। भी ये F होता है फंक्शन, F मतलब फंक्शन, G भी लिखते हैं कभी कभी, H भी लिखते हैं, अभी के लिए F फंक्शन है हमारा। सो T डिपेंड्स ऑन MLG, हमें इक्वेशन पता करना है। ऐसे सिचुएशन में पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। काफी जगह फिजिक्स में सारे डेरिवेशंस रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। पहला स्टेप अगर हम करेक्टली समझ गए, बाकी स्टेप्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पहला स्टेप अगर दिमाग में नहीं आया तो बाकी स्टेप्स आ ही नहीं सकते, राइट। सो पहला स्टेप क्या है? हम एज्यूम करेंगे लेट T बी इक्वल टू सम के जो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, राइट। अगर डायमेंशनलेस तो अब नहीं कर सकते ऐसा फार्मूला का डेरिवेशन, के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। हमने अज्यूम किया m का पावर a, l का पावर है b, g का पावर है c। ये पहला स्टेप है। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं 1, राइट। अब ये इक्वेशन है, ये अगर करेक्ट इक्वेशन है, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। हमने वो सीखा है। सब हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ LHS। यहां पे सिर्फ T बैठा है, सो ये होगा T, और T का डायमेंशन क्या होता है? सिर्फ T, राइट, टाइम है। ये अगर थोड़ा अलग वे से लिखेंगे, हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। ये सेम है, राइट। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इस साइड में MLT आने वाले हैं, इसलिए हमने ये 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 लिखा। दोनों सेम है, राइट। ये हो गया डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, और दोनों सेम होने चाहिए।
डायमेंशंस ऑफ RHS। RHS में क्या है? एक K है, एक M है जिसका पावर है A, एक L है जिसका पावर है B, और G है जिसका पावर है C। राइट, यही है और कुछ नहीं है। K क्या होता है? K है डायमेंशनलेस। राइट, हमने अज्यूम किया K डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सो उसका कुछ भी नहीं आएगा। मास का डायमेंशन क्या है? M। राइट, M, कैपिटल M टू द पावर A। L क्या है? L भी L है, लेंथ टू द पावर B। G का डायमेंशन क्या है? G एक्सेलरेशन है, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? LT माइनस 2, सो LT माइनस 2 टू द पावर C। ये हो गया डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या मिलेगा? M टू द पावर A, ये L टू द पावर B, फिर L टू द पावर C, T टू द पावर माइनस 2C। राइट, सबको समझ में आता है? राइट, ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब इसको हम लिखेंगे M टू द पावर A, L टू द पावर B प्लस C, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, सो B प्लस C, T टू द पावर माइनस 2C। राइट, सो T टू द पावर माइनस 2C। ये हो गया डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों सेम होने चाहिए। राइट, मतलब A शुड बी इक्वल टू 0, B प्लस C शुड बी इक्वल टू 0। राइट, और ये माइनस 2C शुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज दोनों साइड के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। राइट, सो A हो गया 0, B प्लस C भी 0 हो गया। राइट, मतलब C इक्वल टू माइनस B, और माइनस 2C ये हो गया 1, सो C हो गया माइनस हाफ। C अगर माइनस हाफ है, B क्या होगा? उसका माइनस प्लस हाफ। A तो 0 हो गया, सो A इक्वल टू 0, B इक्वल टू हाफ, C इक्वल टू माइनस हाफ। राइट, ये हमें कैसे मिला? कंपेयरिंग पावर्स ऑफ M, L एंड T इन इक्वेशंस 2 एंड 3। राइट, दोनों के M के पावर्स, L के पावर्स और T के पावर्स हमने कंपेयर किए। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ M, L एंड T हमें मिला A इक्वल टू 0, B इक्वल टू हाफ, C इक्वल टू माइनस हाफ। राइट, इजी। सो टाइम पीरियड क्या होगा अगर इक्वेशन 1 को देखेंगे? फ्रॉम 1, T इक्वल टू K M टू द पावर A क्या है? A तो 0 है, सो M टू द पावर 0, L टू द पावर B क्या है? हाफ, G टू द पावर C क्या है? माइनस हाफ। राइट, ये इक्वेशन हो गया। M टू द पावर 0 मतलब क्या? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। A टू द पावर 0 1 होता है, B टू द पावर 0 1 होता है, M टू द पावर 0 भी 1 होगा, सो ये 1 हो गया। L टू द पावर हाफ, ये G टू द पावर माइनस हाफ है, इसको नीचे ले जा सकते हैं, सो ये हो जाएगा प्लस हाफ। राइट, हाफ क्या होता है? पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, सो T हो गया K रूट ओवर L बाई G। अब K कैसे निकालेंगे? K इस मेथड से नहीं मिलता हमें, वो एक लिमिटेशन है इस मेथड का। राइट, सो हमें मालूम है, इसलिए हम लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंट, ऐसा लिखा जाता है। K इज 2 पाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई रूट ओवर L बाई G। सो ये है डिराइविंग एन इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। किसी नॉलेजेबल आदमी ने हमें बताया टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, वो इतना नॉलेजेबल नहीं था,
हमें बाद में पता चला इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, वो बात की बात है। उसके बाद हमने पहला स्टेप क्या किया, लेट टी बी इक्वल टू के एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी जी टू द पावर सी, ये हमने एज्यूम किया इक्वेशन। उसके बाद हमने लिखा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे सिर्फ टी था उसको लिख दिया m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1। फिर हमने देखा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, उसमें इतने सारे टर्म्स थे, k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, m का डायमेंशन m, l का डायमेंशन l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन lt-2। फिर हमने इसे एक्सपेंड किया, ये c है, राइट, ये इक्वेशन मिला। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी पावर्स है उनको कंपेयर किया, a हो गया 0, b प्लस जी 0 माइनस 2c1, उससे मिला हमें c पहले माइनस हाफ, राइट, ये तो 0 हो गया, b इक्वल टू हाफ, वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, हमें मिला t इक्वल टू के रूट ओवर एल बाई जी। ये t इक्वल टू के रूट ओवर एल बाई जी, इसमें k हमें इस मेथड से नहीं मिलता है, राइट, इस मेथड से k कभी भी नहीं मिलेगा। बाय एक्सपेरिमेंट हमें मालूम चलता है k इक्वल टू 2 पाई, सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। नाउ ये जो मेथड है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला लिमिटेशन क्या है, पहला लिमिटेशन ये k का वैल्यू हमें नहीं मिला, द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट cannot be found out by this method, it has to be found out experimentally, या फिर हमें पता होना चाहिए k का वैल्यू क्या है, अगर इस k इस मेथड से नहीं मिलता है। दूसरा लिमिटेशन, हमें किसी ने बताया t डिपेंड्स ऑन m l and g, अगर वो हमें नहीं मालूम रहता तब हम इक्वेशन कभी भी डिराइव नहीं कर सकते थे। वो हमें मालूम चल रहना चाहिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हमें मालूम होने चाहिए, तब हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी गलत इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, राइट, ऐसा डिराइव कर सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, ये डायमेंशन एनालिसिस से मिल जाएगा, पर वो करेक्ट इक्वेशन नहीं है। इसीलिए द पैरामीटर्स दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स on which the dependent variable is dependent must be known, right, ये मालूम होना चाहिए। तीसरा लिमिटेशन, ये हमने अलजेब्रिक इक्वेशन अज्यूम किया, अगर वो अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं होता, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता, लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता, तब ये मेथड वर्क नहीं करता। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अलजेब्रिक इक्वेशन, it cannot be used for trigonometric, logarithmic और exponential equations। so ये important है, right, algebraic equation ही derive कर सकते हैं, Snell's law इस मेथड से derive नहीं होगा, right, वहाँ पे sin function रहता है, trigonometric function। so एक limitation है, two quantities may have same dimensions but totally different nature। सो उनको हम इक्वेट नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से, राइट, ये नहीं बोल सकते स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, डायमेंशनली करेक्ट है पर एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है। टू क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशंस बट टोटली डिफरेंट नेचर, एक होता है वर्क टॉर्क, दोनों के डायमेंशन सेम है, वर्क स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है, इसका मीनिंग टोटली अलग है, इसका मीनिंग टोटली अलग है, पर डायमेंशनली दोनों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट, डायमेंशनली इक्वेशन परफेक्ट है पर एक्चुअली ये रबिश है, राइट, डायमेंशन सेम है पर इक्वेशन गलत है। सो टू क्वांटिटीज मे हैव सेम डायमेंशंस बट टोटली डिफरेंट नेचर, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है, सो इसलिए इसको हम इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। ऑल करेक्ट इक्वेशंस आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट बट ऑल डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशंस आर नॉट नेसेसरी करेक्ट।
सो ये हमें याद रखना है। और एक लिमिटेशन है, अगर कोई इक्वेशन में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, t इक्वल टू फंक्शन ऑफ m l g a b c x y z, इतने ज्यादा वेरिएबल्स है। नॉर्मली एबीसी वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं करते, पर सपोज है वेरिएबल्स। सो इतने सारे वेरिएबल्स अगर है तब हम इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें अननोन्स के लिए सॉल्व करना है तब नंबर ऑफ इक्वेशंस हैज टू बी मोर देन नंबर ऑफ अननोन्स और इक्वल टू, राइट। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस है देन द नंबर ऑफ अननोन्स तब हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें कोई इक्वेशन मिला a प्लस बी इक्वल टू 5, हम इसे a एंड b कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। So number of parameters in the equations cannot be no more than the number of fundamental quantities involved in the equation. ये parameters number of fundamental quantities से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जितने fundamental quantities होते हैं equations हमें मिलेंगे, और यहाँ पे जितने parameters ये unknowns हैं इनकी powers, राइट। इसलिए ज़्यादा वेरिएबल्स है वैसे इक्वेशंस हम डिराइव नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन नॉट बी मोर देन द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। जैसे एम एल टी, तीन चीज़ है, अगर पैरामीटर्स है 10 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसे इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर सकते इस मेथड से। सो ये सारे हैं डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस। फिर भी काफ़ी यूजफुल मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड हमें अच्छे से सीखना है, इजी मेथड है, राइट। अच्छे अगर बेसिक सीख लोगे तो हर एरियाज ऑफ फिजिक्स में ये डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई कर सकोगे। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। किसी ने हमें बोला कि फोर्स, टाइम और वेलोसिटी, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लो, राइट। उसने बोला कि फोर्स, टाइम और वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? मास कहां से आएगा? मास इन तीनों में एक ही जगह पे है, फोर्स में, राइट। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, याद है? वेलोसिटी से स्टार्ट करो। वेलोसिटी है L बाई टी, एल टी माइनस 1। उसको फिर से t से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2। इसको मास से मल्टीप्लाई करो तब हमें मिलेगा फोर्स। सो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2, राइट। यहाँ पे मास है, सो मास क्या होगा? F बाई एल टी माइनस 2। अब वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, राइट, वो होता है एल टी माइनस 1। सो इसको लिख सकते हैं F बाई एल टी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1, राइट। ये है क्या वेलोसिटी, ये टी ऊपर चला जाएगा। F टी बाई v, अभी मिल गया इक्वेशन F टी v माइनस 1। मैथमेटिकली तुम डिराइव कर सकते हो, ऐसे बुक्स में मिल जाएंगे, राइट। वैसे काफ़ी पढ़ाने वाले टीचर्स भी मिल जाएंगे। हमने लॉजिकली इजीली डिराइव किया। पहला हमने लिया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, राइट। सो एम हो गया F बाई एल टी माइनस 2। वेलोसिटी हमें है एक वेरिएबल, से उसको एल टी माइनस 1 को अलग रखा, टी माइनस 1 को उधर भेज दिया। फिर टी एक वेरिएबल है, सो ये टी ऊपर आ गया, सिंपल अलजेब्रा। सो आंसर मिल गया एफ टी वी माइनस 1। सो डायमेंशन एनालिसिस में काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट। थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है तब आंसर इजीली मिल जाएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोई भी अगर करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ये हमेशा याद रखो, राइट। पर ऐसा अगर है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन करेक्ट है। इक्वेशन गलत भी हो सकता है, पर अगर इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड।